हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 पर, अड्डा कामयाबी का। तो बच्चों कैसे हैं सभी। आ जाइए जल्दी से सब लोग मिलकर अपने हिंदी का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 का। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, अब मेरे कमेंट सेशन से जुड़ जाइए, ठीक है ना। जो जो भी प्रॉब्लम होगी आप साथ के साथ कमेंट करते जाइए और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा जाएगा, ठीक है। यस, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपकी अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को बारी बारी करेंगे। सबसे पहले हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक करेंगे। तो क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ दो बैलों की कथा है ना, जिसको कि हम 2-3 भाग में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम वही दो बैलों की कथा का भाग 1 करने वाले हैं, जिसको कि किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने यह एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि यह हिंदी साहित्य की कहानी विधा में लिखा हुआ है। अब नो योर एडुकेटर, ठीक है। तो बहुत सारे नए बच्चे पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशन में। और अब से हिंदी को लेके जितने भी डाउट है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाने। ठीक है, तो मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने डीएड किया है, बीएड किया है। मुझे 3 ईयर एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग में, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज अ हिंदी टीचर मेंटोर किया है। तो हिंदी को लेके जितने भी डाउट है ना बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, जो कुछ नहीं आए सीधा कमेंट करना है और विशाखा मैम से पूछ लेना है, ठीक है बच्चों। यस, तो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन, यानी कि अब हमें अपने मस्तिष्क के ढक्कन खोल लेने हैं, है ना। देखो हिंदी का सेशन है तो बेटर है कि हम अपनी हिंदी में ही बात करें, अपनी मातृभाषा में ही बात करें, राइट। तो अब हमें अपना दिमाग खोल लेना है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सके। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना बेटा, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलूँगी। मेरा सेशन अटेंड करके देखो कैसा लगा मेरा सेशन, ये बात भी मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। और किस तरीके से आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आप किस और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मैसेज करना मत भूलना। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वह हिंदी साहित्यकार के इतने महान व्यक्ति थे कि उन्हें लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी नाम से द्वारा जाने लगे। उनका जन्म वाराणसी के लम्हेई गांव में हुआ था। बेटा वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और उनके पिता कौन थे, वह भी लेखक थे। इसलिए धनपत राय जी जो थे, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, उन्होंने भी अपनी स्कूल की जॉब करते हुए और उसको छोड़कर अपना पूर्ण समय लेखनी को दिया और लेख लिखने लगे, ठीक है। उस जमाने में जबकि टेलीफोन का ना होना, इंटरनेट का ना होना, टीवी का ना होना, ठीक है, मात्र रेडियो थोड़ा बहुत हुआ करता था, लेकिन वो भी सबके यहाँ नहीं था। उस समय अगर कोई भी चीज किसी को बतानी है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या था, सिर्फ लेखनी था। यानी जितनी भी नई बातें हमें समाज को बतानी है, वह बातें बताने के लिए हमें सिर्फ लेखक ही जागरूक करते थे। तो यही मोटिव था
धनपत राय जी का, है ना, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी भी जो भी बदलाव वे अपने आसपास देखना चाहते थे तो वह सारे बदलाव को अपनी कहानियों में लिखकर और उसको प्रकाशित कर देते थे, ताकि उनकी कहानी पढ़कर लोग अपने आसपास बदलाव कर सके और हम अपनी दुनिया को बहुत अच्छा बना सकें। क्योंकि धनपत राय जी का बेटा हमेशा से ही बहुत जुड़ाव रहा था गांव से, गांव के लोगों से। कह सकते हैं कि वे मिट्टी से जुड़े आदमी थे, है ना। पशु पक्षियों से अपार प्रेम था, इसलिए उन्होंने गांव का जीवन दिखाने के लिए पशु पक्षी के प्रेम से संबंधित बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। उन्हीं कहानी में से एक ये कहानी है दो बैलों की कथा। तो सबसे पहले हम पाठ का सार जानते हैं और उसके बाद इस कहानी को हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी। जहां भी डाउट हो, जो समझ में ना आए, तुरंत कमेंट करना है, तुरंत मैम से पूछ लेना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ किस किस बच्चे को हिंदी अच्छी लगती है। ठीक है, जल्दी से बताओ। दूसरी बात, अब किसी बच्चे को हिंदी अच्छी भी नहीं लगती होगी, ठीक है, क्योंकि भाई सारे इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि हिंदी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बेटा हिंदी अच्छी आपको लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर हमें टॉप करना है तो हम हिंदी इंग्लिश ये दो लैंग्वेज हैं, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर इसमें नंबर अच्छे होंगे तभी हम आगे नंबर अच्छे हमारे बने रहेंगे। पता चला मैथ्स और साइंस में तो 100 आउट ऑफ 100 ले लिए, ठीक है, लेकिन हिंदी पढ़ी ही नहीं। हिंदी में पता चला पास होने के भी लाले पड़ गए, फिर क्या करोगे? हो गए ना फेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रॉपर टाइम देना है हिंदी को। अब तक नहीं देते थे, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मेरे सेशंस रेगुलर आएंगे, तो अब आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पाठ के सार की तरफ। दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक रचना है। प्रेमचंद अपनी रचना के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। समाज को अपनी रचना के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में है और यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्व रखता है। यानी यह जो कहानी है एक सांकेतिक भाषा में कही गई है। सांकेत भाषा क्या होती है? यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं वैसी भाषा जो संकेतों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कि जो लोग अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते वे किसी संकेतों में बात करते हैं, तो ये वैसी कहानी है, ठीक है। और कोई भी प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, सबके लिए स्वतंत्रता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। जैसे हम लोगों ने आज़ादी पाने के लिए कितने प्रयत्न करे हैं ना, हमारे पूर्वजों ने। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आप एसएसटी में पढ़ते हैं। उसे बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। सिर्फ स्वतंत्रता पाना ही नहीं है, बल्कि उस स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखते हैं, है ना। कैसे अपने विचार रख रहे हैं? दो बैलों के माध्यम से। बैल कौन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन बैल होता है, ठीक है। देखते हैं कितना पता है आप लोगों को। इस कहानी में दो मित्र बैल हैं जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष पे संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच के घनिष्ठ भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। यानी उन दोनों बैलों में आपस में कितनी घनिष्ठ मित्रता है, कितना घनिष्ठ भाव उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए है, कितने अच्छे वह एक दूसरे के दोस्त हैं, यह दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है कि देखो दो जानवरों के बीच भी कितना प्रेम हो सकता है। यह कहानी यह बात को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। इस बात का बेटा मतलब बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यानी कि अब तक क्या है
कि जब मतलब बुद्धिहीन जानवर की बात आती है तो हम कहते हैं सबसे बुद्धिहीन जानवर कौन सा है? गधा है ना। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। कहते हैं नहीं तो बेवकूफ है बेवकूफ, ठीक है। तो यानी क्या कहते हैं? ये तो गधा है ना। सबका डायलॉग, ये तो गधा है एक नंबर का, यानी हम उसको क्या कहना चाहते हैं कि वह बेवकूफ है, वह ना समझ है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसको यह पदवी दे दी है कि क्या वे सच में बेवकूफ है, या जो उसका सीधापन है उसके कारण वह जो है मतलब बिना कुछ करे ही ये बेवकूफ की उपाधि ले गया है? यह निश्चय तो नहीं किया जा सकता। अब गाय भी सींग मारती है, यानी गाय को भी परेशान करोगे तो वह भी सींग मारती है, और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। उसमें भी वह गाय हो जो कि माँ बन चुकी हो, जिसका बछड़ा हो पास में, उसके बछड़े को कुछ कहो तो एकदम मतलब तुम कुछ करो भी मत, उसके बछड़े को देख भर लो गुस्से से, वो आके तुम्हें सींग मार देगी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कुत्ता भी कह देते ना, अरे तू तो कुत्ता है, अरे ये कुत्तों जैसी हरकत कर रहा है, यानी कि कुत्तों की भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। कुत्ता भी यानी सीधा है, लेकिन कभी कभी उसको भी गुस्सा आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, जैसे चाहे खराब सड़ी घास सामने डालो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष का भाव नहीं दिखाई देता है ना। असंतोष का भाव यानी कभी भी उसको जो उसको मिल रहा है उसमें कोई भी खराबी नजर नहीं आती है, कभी भी वो बेचैन नहीं होता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, बैसाख का जब महीना आता है कुलेल कर लेता है, यानी थोड़ी बहुत खेल कूद कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए भी नहीं देखा। मतलब ना उसको गुस्सा करते देखा, ना उसको खुश होते देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। एक स्थायी विषाद मतलब कि एक उदासी, है ना। विषाद मतलब उदासी, परमानेंट उदासी एक छाए रहती है। कैसा गधा मुंह बना लेता है अजीब सा ना। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको अच्छा खाने को दो, बुरा खाने को दो, गर्मी हो सर्दी हो, उसको मतलब वो वैसा का वैसा ही रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, है ना, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी गधे की जो सहम शक्ति है उसको किसके कंपैरिजन में बता दिया है? ऋषि मुनियों के। जैसे ऋषि मुनि होते हैं उन पर बहुत सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही गधा हो गया है, और वो सारे गुण जो कि एक अच्छे इंसान में होते हैं वह गधे में समाये हुए हैं। लेखक ये कहना चाह रहे हैं। पर उस आदमी को अपर आदमी उसे बेवकूफ कहते हैं। उसमें इतनी सहम शक्ति है, वह कुछ नहीं कहता, फिर भी इंसान उसको बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, जिसमें इतने सारे गुण हैं उसका इतना अनादर करते हुए देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। सही ही कहा है भाई, इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इतना सीधा बन के रहोगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्या अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? क्यों? बेचारे शराब नहीं पीते, पैसे 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है ना। यानी उस समय बेटा क्या चल रहा था कि भारतीयों को बहुत ज्यादा अफ्रीका अमेरिका इन सब में जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें वो कितना भी सीधापन रहते थे फिर भी उन्हें यही बेवकूफ ही समझा जाता। वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं, ऐसे कहा जाता है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। कि भाई जितनी उनपे लांछन लगाए जाते हैं, अगर वह सबको डांटने लग जाते या वह भी जवाब देने लग जाते तो क्या कहलाए जाते थे? सभ्य। सभ्य कौन होता है? एक शिष्ट व्यक्ति। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान ने क्या किया? युद्ध किया, है ना, विजय हो गया। फिर क्या हुआ? और सबके मन में वह बड़ा बन गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। यानी सिर्फ गधे को ही बेवकूफ मत कहो, गधे का एक छोटा भाई और भी है, और जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसकी आज हम पढ़ने वाले हैं कथा।
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उससे कुछ ही मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया का ताऊ भी प्रयोग करते हैं। यानी बछिया का ताऊ किसको कहा जाता है? यह भी कहा जाता है बैल को। ठीक है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लोग कहेंगे कि बैल जो है अपनी बेवकूफी के कारण सबसे ऊंचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, अड़ जाता है, नहीं आगे बढ़ता है, पीछे मारता है, सींग मारने आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। यानी कि अगर वे किसी भी बात से नाराज है, उसकी इच्छा नहीं है, तो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है ना, लेकिन फिर भी उसका स्थान गधे से नीचा ही है, यानी बेवकूफ कहा जाएगा सबसे पहले गधे को ही कहा जाएगा। अब स्टार्ट होता है यहां से चैप्टर। झूरी के पास दो बैल थे। एक इसमें व्यक्ति है जिसका क्या नाम है? झूरी कांजी। ठीक है, उसके पास दो बैल थे। बैलों का नाम था हीरा और मोती। ठीक है, एक बैल का नाम हीरा और दूसरे बैल का नाम मोती। उसके बहुत अच्छे बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक ही साथ रहते थे और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। मूक भाषा में वह भाषा जो कि वह एक दूसरे से किया करते थे। वैसे मूक भाषा की कही जाती है बेटा वह भाषा जो कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते है ना, उनके लिए प्रयोग होती है। ऐसी भाषा में वह दोनों विचार विनिमय यानी अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे, अपनी बात को एक दूसरे समझाया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता है यह हम कह नहीं सकते कि भाई हीरा मोती की, मोती हीरे की बात की कैसे समझ जाता है, ये हम नहीं कह सकते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, सीधा कमेंट करना। ओके, यस। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी, कोई ना कोई तो उन दोनों बैलों में शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। जिससे कि हम इंसान सब कुछ होते हुए भी, आंख कान सब कुछ होते हुए भी, बोलते हुए भी एक दूसरे की बातों को नहीं समझ सकते थे, लेकिन वह दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, यानी जरूर उनमें कोई शक्ति है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, एक दूसरे के लिए अपना प्रेम व्यक्त करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लेते थे, विग्रह के नाते से नहीं, यानी लड़ाई के नाते से नहीं, विग्रह के अलग होने के नाते से नहीं। विग्रह मतलब अलग होना के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद मतलब खुशी आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, है ना, भाईचारे के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता, दोनों में मतलब प्यार की झलक दिखने लगती। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि अगर ऐसी भावना ना हो, आपके भी जो दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ आप मतलब कुछ खेल खेलते होंगे, कोई बात करते होंगे, है ना, अगर आप लोग आपस में बोलचाली ना हो तो कैसे पता चले कि आप लोग अच्छे मित्र हैं? ऐसे ही जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, है ना, बैलगाड़ी चलाने के लिए, और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती, यानी दोनों कोशिश करते, चेष्टा करना यानी कोशिश करना, कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। ठीक है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के समय दोनों खुलते, दोपहर या शाम को खुलते, एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी एक साथ खाते थे और एक साथ हटा लेते थे। अगर एक हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब बैलों का जोड़ा। बैलों का जोड़ा, है ना। बैलों को क्या मालूम है वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। गोई की ससुराल यानी गोई की पत्नी के भाई के घर भेजी जा रही थी। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। अपना अपनाओ या बेचा जाना उन्हें अच्छा बुरा कौन जाने, है ना। या अब मतलब कि हमें अपने पास रखे या बेचे, हमें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, इससे क्या मतलब।
पर झूली के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। लेकिन जो झूरी का साला था, उसका नाम गया था, वह अपने घर तक जब उसको लेके जा रहा था तो मतलब दांतों पसीना आना, यानी उसको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते, ठीक है। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की हो जाते, मतलब उसको परेशान कर दिया रास्ते में। वो जो भी कोशिश कर रहा था, वे दोनों अड़े हुए थे कि उसको उसके साथ नहीं जाना है। मारते तो दोनों सींगे नीचे हुंकार करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमें कभी दाने चारे की शिकायत नहीं थी। तुमने जैसा जो दिया, जो खिलाया, वही सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? क्यों तुम हमें अपने घर से निकाल रहे हो? मतलब अगर हीरा और मोती की जवान होती तो वो ये बात अपने मालिक झूरी कांजी से जरूर पूछते, और शायद वे पूछना ही चाहते थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह में दाना नहीं डाला, गुस्से के मारे, है ना। दोनों ने खाना नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना समझ रखा था, वे आज उनसे छूट गए थे। ये नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। मतलब जहां वे गए थे, गया के यहाँ, वहां सब कुछ था, लेकिन उन्हें अपनापन नहीं लग रहा था। उन्हें अपनापन सिर्फ और सिर्फ झूरी के पास लगता था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी मतलब सलाह मशवरा किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना यानी कि बेटा तिरछी नजर से देखना, ठीक है, तिरछी नजर से, ठीक। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तोड़ डाला। पगहा यानी जिससे वह रस्सी से बंधे होते हैं, वह तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, जिससे वे बंधे थे वे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। यानी जिसमें उनकी रस्सी बंधी हुई थी वह बहुत मजबूत था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई बैल तोड़ लेगा, लेकिन फिर भी वह तोड़कर अपने घर की तरफ भाग गए। पर इन दोनों में उस समय जैसे दुनी शक्ति आ गई थी, दुगनी शक्ति आ गई थी, और एक एक झटके में उनकी रस्सियां टूट गई थी। तो आज हमने क्या पढ़ा? इसका पहला भाग पढ़ा, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। इतने में जिसको जो जो प्रॉब्लम हो जल्दी से कमेंट कर कर जरूर पूछना। कैसा लगा मुझसे पढ़कर जरूर बताना, है ना। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहोगे? डेली क्लास में आओगे, इन सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स देखते ही आपके सारे मैसेज के रिप्लाई जरूर करूंगी। यस, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, ये @247 स्कूल का, इससे जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे। जो भी क्लासेस जब भी होगी, जो टाइमिंग रहेगा, सब आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन ज़रूर करिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि झूरी के 2 बैल हैं, हीरा और मोती। वो उसके पास बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन झूरी जो है अपने साले गया के पास उनको भेज देता है, जहां पर जाकर वह बहुत दुखी हैं। और वह दोनों ने क्या योजना बनाई है कि वह वहां से भाग जाएंगे, और वह अपनी पगिया तोड़कर, रस्सी तोड़कर वहां से भाग निकले हैं। आगे का भाग हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। आपके क्लासमेट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, है ना, आपके कजन्स हैं, आपके ट्यूशन क्लासेस के लोग हैं, आपकी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं, आपके गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं। सब बच्चों को शोर मचा दो कि क्लास 9 में हिंदी अड्डा पर स्टार्ट हो गई है। जल्दी से आइए और आकर हिंदी पढ़ते हैं। तो जल्दी से मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको वायरल कर दो, जल्दी से सब लोगों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।